गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो ये चैनल है इंग्लिश मॉक अड्डा, वो आप लोगों के लिए तैयार किया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों को इंग्लिश का भरपूर टेस्ट प्रोवाइड किया जाए और हर एक टेस्ट का आपको बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो काफ़ी समय से स्टूडेंट लोग कह रहे थे कि सर आप टेस्ट वगैरह तो डाल दिए हो लेकिन सॉल्यूशन वीडियोज अभी तक नहीं आ रहे हैं। तो उसका 2 रीज़न था। एक तो रीज़न ये था कि हम लोग चाहते थे कि कुछ बच्चे पहले खरीद करके कुछ टेस्ट दे लें, और दूसरा रीज़न ये था कि बिहार एसएससी का पेपर चल रहा था, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश की ओर आपको ना थोड़ा-सा जीके की ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तो मैंने थोड़ा-सा आपको रिलीज़ किया था। तो चलिए, और दिन भी अच्छा है, 25 दिसंबर को ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाया जाता है कि आज संत आएगा, कुछ दे के जाएगा। तो चलिए भई, हम आपको तो यही दे सकते हैं क्योंकि मेरा फ़ील्ड एजुकेशन फ़ील्ड है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश मॉक अड्डा का सबसे पहला सेट जो सीजलमैन सेट 1 है। चलिए, तो आप लोग अगर इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे, तो काफ़ी आपको ये समझ में आए अच्छे से। इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको एक टेस्ट पेपर पहले दे लेना चाहिए। उसके बाद आपको इस टेस्ट का इम्पोर्टेंस भी पता चलेगा और क्वेश्चन में कहाँ-कहाँ पे आपने क्या गलतियाँ की हैं, ये भी आप एनालाइज़ कर पाएँगे। तो हम देर नहीं करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला आपका जो ये तो एडवर्टाइज़मेंट है हमारा, चलिए इसको बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल ये प्रैक्टिस बैच आपको पता ही है कि ये सारी जगह पे काम करेगा क्योंकि इसमें सारे टेस्ट पेपर मैं डालने वाला हूँ, चाहे वो सीजीएल मेंस के लिए हो या सीएचएसएल प्री और मेंस के लिए हो या फिर आपका स्टेनो के एग्जामिनेशंस के लिए हो। अभी एनडीए का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, सीडीएस का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इनमें जिनमें भी इंग्लिश सेक्शन है उन सभी के लिए। एयरफोर्स की इंग्लिश मेरे एग्जाम्पल्स वगैरह जो मैं क्लास में कराता हूँ उनसे ही ज़्यादा आते हैं, लेकिन मैं इसका भी टेस्ट पेपर आपको डालूंगा और नेवी का भी मैं डालूंगा। बैंक की क्यों बात नहीं कर रहे हो सर? क्योंकि बैंक जो होता है स्टूडेंट, वो पूरी तरह से आपको एडिटोरियल बेस्ड होता है। तो उसके लिए हम आपको एडिटोरियल का डिस्कशन कराएँगे, है ना? उससे आपका बैंकिंग का सिस्टम भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हम आज का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आते हैं आप लोग के लिए। देखिए, ये ओडब्ल्यूएस का एक क्वेश्चन था कि अगर कोई हॉर्स जो होता है, वो फास्ट मूव करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अगर कोई भी घोड़ा जो टप-टप, टप-टप करके चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलोप बोलते हैं। इसलिए बेहतर अब होगा कि आप इसका आंसर डायरेक्ट याद करें, क्योंकि ओडब्ल्यूएस में और आप कुछ कर नहीं सकते। अब देखो, प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अब ये क्वेश्चन उटपटांग सा आपको लगता है, यार अब घोड़ा कैसे चलता है ये भी हमसे पूछोगे। तो इसका एक तरीका है क्या कि आपको हॉर्स से रिलेटेड जितने भी वोकैब्स हो सकते हैं, है ना? जितने भी वोकैब्स हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो यूज़फुल हैं या फिर कम पॉपुलर हैं। जितने भी वोकैब हो सकते हैं सारे के सारे आपको मतलब डिस्कस करने चाहिए। तो इसका पीडीएफ मैं स्टडी कॉर्नर में डलवा दूँगा ट्यूसडे तक। और बाकी आप इसका एक टेस्ट भी मैंने क्रिएट किया हुआ है, हॉर्स इडियम्स करके, और उसमें कुछ ओडब्ल्यूएस भी हैं। है ना? तो मैं यही चाहूँगा कि इससे रिलेटेड इडियम्स हों या फिर ओडब्ल्यूएस टाइप के क्वेश्चंस हों। इसको आप एक जगह जब प्रैक्टिस कर लोगे, तो कोई भी हॉर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। तो चलो, ये तो हो गया आपका टप-टप करके चलना। अस्ट्रोल का मतलब आपके पास जो होता है ना कि कई बार हम भोजन वगैरह तलाशते हुए डॉग्स वगैरह को देखते हैं ना, उसके लिए यूज़ करते हैं स्ट्रॉल। मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। तो भोजन की तलाश में डॉग वगैरह का इधर-उधर घूमना को स्ट्रॉल कहते हैं। रोएम का मतलब तो भटकना ही बोलना है सिर्फ, है ना? रोएम का मतलब सिर्फ क्या बोलना है? भटकना। ठीक? चलिए। हाँ, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसका सिनोनिमस में वांडर काफ़ी पॉपुलर है, तो आप वांडर का मतलब रोएम भी अगर आपको देता है, तो भी आपसे बनना चाहिए। होता क्या है कि हम आरओएएम तो ध्यान रख लेते हैं, वांडर भी हमको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, और आप लोगों के लिए एक एचडब्ल्यू है, छोटा-छोटा एचडब्ल्यू रहेगा। कृपया अगर आप इसे एक एचडब्ल्यू की नोटबुक के तौर पे अभी से खरीद करके अपने पास रख लो। बहुत सारा नोटबुक सीरीज आपको मैं खत्म करवा दूँगा, जिसमें होमवर्क मैं दूँगा 2 शब्दों को या 3 शब्दों को जो एक जैसे लगेंगे। और आपको क्या करना है, उनका पहले रिलेशन वहाँ पे लिखना है, फिर उसका एक-आध सेंटेंस भी लिखना है। जैसे वंडर क्या है? वर्ब। वंडर भी क्या है? वर्ब। दोनों में फ़र्क क्या है कि वंडर का मतलब होता है भटकना। तो पहले मैंने हिंदी लिख दिया, आपको भी इस तरह से पहले हिंदी लिखना है। और वंडर का मतलब होता है क्या? आश्चर्य होना। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में किसका आपको लग रहा है कि साइनोनिमस ज़्यादा पॉपुलर होगा? आप उसका साइनोनिमस मरियम-वेबस्टर डिक्शनरी से रखिए और उसको फिर याद करिए, ठीक है? तो ये होमवर्क सीरीज रहेगा जिसे आज तो मैंने अभी बता दिया, आपको फिर करना है। चलिए, ठीक है? ट्रॉट का मतलब ये होता है वही रेस वगैरह में दौड़ने के सेंस में यूज़ करते हैं इसको, है ना? ट्रॉट मतलब होता है रेस में दौड़ना। सेकंड क्वेश्चन था कि अगर हम शेर के बच्चों की बात करें तो शेर के बच्चों को क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ लायंस, सॉरी, 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 शेर के बच्चों को नहीं पूछ रहा है कि ग्रुप ऑफ लायंस को क्या कहा जाता है? तो जो भी होते हैं ये ग्रुप वाले जो वर्ड होते हैं ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो ये ग्रुप का स्टडी अगर आपको करना है तो आप एसवी बख्शी को भी कर लीजिएगा तो भी सफिशिएंट है।
बाकी तो मैं कहूँगा कि आप कहीं से भी कलेक्टिव नाउन पढ़ लो एक बार बढ़िया से, ये आपका इंग्लिश में भी काम करेगा, रीजनिंग में भी काम करेगा और हो सकता है जीके में भी आपका काम कर दे। तो ये आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन आपको पढ़ने का मैं HW दे रहा हूँ। आप एसपी बक्सी में जाकर के इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, एसपी बक्सी में वोकैब कॉर्नर होगा, आप वोकैब कॉर्नर में जाकर के इसको स्टडी कर सकते हो। तो कह रहा था कि ग्रुप ऑफ लायन, तो इसको अगर आप जानते हो डिस्कवरी चैनल पर अगर देखते हो तो वहां से आपको पता होगा कि प्राइड होता है। हर्ड का जो यूज होता है वो कैटल या काऊ के समूह के लिए होता है। पैक का यूज आप दो चीज के लिए कर सकते हो, भेड़ियों के लिए भी कर सकते हो, डॉग्स के लिए भी कर सकते हो। चलिए, उसके बाद आपके पास जो वर्ड है वो है आपका क्या, फॉक्सेस। फॉक्सेस के लिए भी आप यूज कर सकते हो पैक का। ठीक है, कॉलोनी जो यूज होता है वो मंकी के समूह के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ऐसे तो ट्रूप ऑफ मंकीज भी पॉपुलर है ना। अब यहाँ से देखो फिर से HW आपके पास आएगा। क्या मैंने बोला, ट्रूप ऑफ मंकीज भी होता है। तो आपको देखना है कि TROUP क्या होता है। TROUP के बाद क्या ई लगाते हैं तो कोई नया मीनिंग हो जाता है। और एक वर्ड होता है आपके पास में TROOP होता है। अब इन तीनों में क्या फर्क है ये आपको करना है। तीसरा में है पर्सन विद एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग। सीधे यहाँ पर आपको क्या करना है, OWS का भी क्या भी होता है क्या, साइनोनिमस से बन जाता है, तो नेसेसरी का साइनो बताना है। तो इनडिस्पेंसेबल को हम बोलते हैं क्या, अति आवश्यक। मतलब हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं अनिवार्य। मतलब जिसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो बिना एडमिट कार्ड का और आई कार्ड का आपका काम नहीं चलेगा। तो आपके पास समझ में आ रहा है कि अच्छा सर, यानी कि जो आपके पास एडमिट कार्ड होता है ये आपका इनडिस्पेंसेबल आइटम होता है, या फिर आपका जो आई कार्ड होता है वो इनडिस्पेंसेबल आइटम होता है। आप इसके बिना एग्जाम सेंटर नहीं जा सकते। इनएविटेबल नेगेटिव वर्ड है, ये आपका दुर्घटनाओं के लिए होता है, जिसका हिंदी होता है अपरिहार्य। मतलब आप उससे हार जाओगे, आप उसको नहीं हरा पाओगे, वो होकर रहेगा। तो अपरिहार्य का मतलब दुर्घटनाएं। चलिए हो गया। अब देखो ये भी दोनों वर्ब से रिलेटेड एक सेंटेंस देखो कि आपका इनइविटेबल क्या होता है, इनडिस्पेंसेबल क्या होता है, तब तो क्लियर होगा ना कि फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो आप अंतर कर पाओगे। इनइफेबल का मतलब ये सोच लो स्टूडेंट कि जिसको हम शब्दों में नहीं समझा सकते, है ना। चलिए, शब्दों में समझाना जिसको संभव नहीं हो, इनइफेबल। और इनडिलीबल वही हुआ जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैं कहूंगा कि इसके लिए आपके पास कॉमन सेंस बहुत होना चाहिए। इंग्लिश का वर्ड का नॉलेज तो होता है सबके पास, कॉमन सेंस की कमी होती है। कॉमन सेंस का ये मतलब है कि देखिए किसी क्वेश्चन में ये पूछ रहा होता है कि हमको क्वेश्चन का वर्ड ऐसा फिल करो जिससे क्वेश्चन का सेंस आ जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी सेंस फिल कर देते हैं और वर्ड ही नहीं फिल करते हैं। तो इससे बचना होगा। फिलहाल तो ये क्वेश्चन आपका होमोफोन से है। माई टीचर आस्ट मी टू कीप, तो आपके टीचर आपको कहेंगे कि भैया थोड़ा शांत रहिएगा, है ना। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हिंदी वर्ड चाहिए था क्या, शांत रहना। तो क्वेश्चन में आपको शांत रहने का इंग्लिश आ रहा है। चलो तो आज मैं सिखाता हूँ इसको। आंसर तो ठीक है, बी हो गया। अंतर कैसे करोगे, देखो। अब इसके लिए एक टेबल बनाओ। शायद मेरे पास टेबल बना हो। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बना हुआ है। तो वर्ड एंड साइनोनिमस आपको मैंने यहाँ लिखा कि क्वाइट का मतलब होता है शांत, है ना। क्वाइट का हिंदी क्या होता है भाई, शांत होता है। तो मैंने यहाँ शांत लिख दिया। काम, ट्रैंक्वाइल, पीसफुल इसका साइनो, अगर साइनो में पूछता है तब। ये क्वाइट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है ना। क्वाइट वर्ड का मतलब क्या हो रहा है, एडजेक्टिव है, जिसका अक्सर सेंस होता है कि नाउन को ये डिस्क्राइब करता है। बाकी साइड हो सकता है स्लाइड में मेरे पास कुछ हो गए क्वेश्चंस, देखता हूँ मैं अगले स्लाइड में। लेकिन अगर क्वाइट में लास्ट में ई जोड़ते हो तो क्या होता है, ये एडवर्ब बन जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जनरली एडजेक्टिव में कुछ ऐड करते हैं यहाँ पे, है ना, कुछ ऐड करते हैं तो ये बन जाता है क्या, एडवर्ब। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि क्वाइट में जब ई ऐड करेंगे लास्ट में ना, तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। और ये एडजेक्टिव वगैरह को डिस्क्राइब करेगा। जब क्वाइट में देख रहे हो ना कि क्वाइट मतलब हिंदी होता है क्या, छोड़ना। अब छोड़ना का ये मतलब है कि इसमें क्या हुआ है ना, ई ने साथ छोड़ दिया है। ई जो है उसने क्या किया, साथ छोड़ दिया। इसका देख लो क्वाइट में कहीं पे ई आया, नहीं आया। तो क्वाइट मतलब छोड़ना, ऐसे ही आप याद करोगे। ज्यादातर ये भी1 कॉम्बिनेशन में टू के बाद आता है। चलो अब जरा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो। 2-3 क्वेश्चन है। कह रहा ना, इट इज राइट टू रेज वॉइस फॉर द अदर्स। मतलब राइट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। अधिकार नहीं है, यहाँ पे क्या है, सही। तो सही का मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव। और आपको मैंने अभी समझाया था कि एडवर्ब चाहिए होता है एडजेक्टिव के लिए। तो यहाँ पे आपको क्वाइट में ई लास्ट में लगा के इसको एडवर्ब बनाना है, क्योंकि आप लास्ट में जोड़ के एडवर्ब बनाते हो।
अगला मैं कह रहा है ही इज अबाउट टू द सो। मैंने अभी बोला था कि टू के बाद अक्सर भी वन होता है, और मैंने बोला था कि हिंदी क्या है कि वह सो को क्या करने वाला है, छोड़ने वाला है। तो मैंने कहा था छोड़ना का मतलब है कि इसमें ई को छोड़ देना है, तो ई को छोड़ देंगे तो आंसर डी। चलो अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन दिया है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपके पास में बताना है। तो पैसिव सही था, परसीव का मतलब समझना होता है, ये बिल्कुल सही था। नेक्स्ट में पीजन है, आपको नहीं पता तो आप एकदम कबूतर हो, है ना। परटर्ब गलत है यहाँ पे, टी के बाद यहाँ पे ई नहीं, क्या चाहिए था यहाँ पे यू चाहिए था। तो परटर्ब का मतलब डिस्टर्ब। अब देखो क्या होता है ना कि कई बार साइनोनिमस आपको ऐसा उठाना चाहिए जिसका लास्ट का साउंड मैच कर जाए। इससे क्या होता है वो लंबे समय तक वर्ड आपको याद रहता है। तो परटर्ब का मतलब परेशान कर दो, है ना, पी से ही परेशान। कई बार आपको हिंदी भी सेम साउंड से उठाना चाहिए। चलो अब यहाँ पे आपके पास जो क्लोज टेस्ट आप देख रहे हो, इसके लिए मैंने तरीका बताया था स्टूडेंट लोग को कि पहले आप ऑप्शन देख लो, अगर ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है तो ही क्लोज टेस्ट पढ़ो, अदरवाइज मत पढ़ो। क्योंकि जब ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहानी पढ़ करके वर्ड कैसे फिल कर लोगे। तो आप देख रहे हो पिलर एम कॉलम पोस्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब तो आप लोग यही समझते हो ना, शामिल की गई चीजें, है ना, शामिल की गई चीजें। कॉम्प्रिहेंसिव भी इंक्लूसिव का ही साइनो है, लेकिन इसका मतलब होता है क्या, जैसे मान लो कोई ऐसा तरीका आप अपनाना चाहते हो जो बहुत ही सरल हो, है ना, कि किसी भी सिस्टम में एक सरल तरीका होना चाहिए कि हर आदमी उसको आसानी से समझ के कर ले। एब्सोल्यूट का मतलब तो हम लोग परफेक्ट के सेंस में यूज करते हैं, अगर कोई चीज बहुत ही अच्छी होती है, बेस्ट होती है तो। एक्सक्लूजनरी का मतलब तो ये लग रहा है बाहर से जुड़ा हुआ। अब देखो मुझे यहाँ से समझ में एक बात आ रहा है कि अगर क्वेश्चन में हम शब्दों को समझ पा रहे हैं, तो क्वेश्चन में हम शब्दों को जब समझ पा रहे हैं तो ही क्लोजेस्ट बन सकता है। तो यहाँ तक चारों ऑप्शन मुझे ठीक ठाक समझ में आ रहा है। फिगर, प्रोफाइल, शेप, आउटलाइन, अब समझना है कि यार ये सारे शब्दों में क्या यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, हमें कैसा पता चलेगा। तो क्या होता है ना कि कई बार एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोलोकेशन। ये आपके पास अचानक से नहीं आता है, ये आपको रीडिंग से आता है, और रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए लिखते जाओगे तब आएगा। तो मैं कहूंगा कि कोलोकेशन के लिए 10 पेज का एक पतला सा नोटबुक ले लेना। 15 रुपया में आती है नोटबुक जनरली, 10 से 15 रुपया में। और उस नोटबुक में कोलोकेशन सिर्फ लिखते चलना। और कभी भी रिवीजन सेशन में मजा नहीं आ रहा हो, कुछ रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा हो, तो कोलोकेशन का नोटबुक उठा के रिवीजन करना मजा आएगा। तो मैंने कहा कि इसका कोलोकेशन क्या होता है, तो आउटलाइन एंड प्रोफाइल, आउटलाइन एंड स्कोप देता है, सॉरी, आउटलाइन एंड स्कोप, मतलब वही हुआ। सिर्फ स्कोप का हिंदी आएगा, आउटलाइन एंड स्कोप में ऐसा नहीं कि आउटलाइन एंड स्कोप का तो कुछ अलग हिंदी हो जाएगा, आउटलाइन एंड स्कोप का वही हिंदी होगा जो स्कोप का हिंदी होता है। चलो समझ रहे हो, आगे चलते। रिनोवेट नया करना होता है, ट्रांसग्रेस का मतलब चेंज समझ लो, ट्रांसफॉर्म भी चेंज ही है। आप देखो ट्रांसग्रेस और ट्रांसफॉर्म में कंफ्यूजन तो आपको होगा, इस पे कोई डाउट नहीं है। तो आपको खुद ही सोचना है कि जनरली हम लोग जब भारत में कुछ विकास की बात कर रहे हैं, भारत को बदलने की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म इंडिया होना चाहिए था, ट्रांसग्रेस नहीं। इस तो होता है चेंज करना, लेकिन क्या चीज को, तो विचारों को, कि हमें अपने विचारों को चेंज करने की आवश्यकता है। एटोमिस्टिक तो सबको पता है, एटम से बना। डेटेड का मतलब पुराना होता है, इसका कोलोकेशन चलता है फिर से। मैं जितना भी जगह पे कोलोकेशन आएगा मैं लिख दूंगा, आपको सिर्फ उसको नोटबुक में साइड से लिखते चल जाना है। क्या मैंने बोला, डेटेड के साथ कोलोकेशन चलता है किसका, बैक का, डेटेड बैक। हाँ बाकी आप आउटडेटेड भी जानते हो, तो आउटडेटेड तो साथ ही लिखा रहेगा ना, वैसे थोड़ी होगा कि आउट आपको भरने के लिए पूछेगा, डेटेड दिया रहेगा, ऐसा तो करेगा नहीं। चलिए बाकी आप देखते हैं, होलिस्टिक तो जान ही रहे हैं कि पॉजिटिव सेंस में आता है, पवित्र का हिंदी आता है, और टोटल तो आप जानते ही हैं। तो अब देखिए हम लोग चल सकते हैं ब्लैंक नंबर 1 के लिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसी को हम लोग एनईपी बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इंग्लिश पढ़ने का एक बेनिफिट और आपके पास होता है कि आपको बहुत सारी जनरल नॉलेज क्लियर होती है वहां से, क्योंकि इंग्लिश के सारे सेंटेंसेस यूनिवर्सल ट्रूथ में लिखे जाते हैं। जरूर जरूर तो नहीं है, लेकिन लगभग सेंटेंसेस जो भी अगर लिखे जाएंगे सोसाइटी से उठा के, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। तो एनईपी का मतलब कभी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो सकता है जो आपके जीके में काम करे। तो कह रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इंडिया की है, उसे इस आधार पे बनाया गया है। बिल्ट ऑन द फाउंडेशन का मतलब इस आधार पे बनाया गया है। अब यहाँ पे क्या करा है, ओ, बिल्ट ऑन द फंडामेंटल नहीं, फाउंडेशनल, फाउंडेशन से एडजेक्टिव लेगा, नाउन अपने बाद, तो नाउन यहाँ पे कौन सा है, सारा का सारा नाउन ही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो फाउंडेशन के सेंस में हमको क्या चाहिए, पिलर चाहिए, है ना। तो आपका जो सोच मैच करेगा, इसी को मैं बोल रहा हूँ सी एस, सी एस मतलब कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस मेरा कहता है कि फाउंडेशन और पिलर एक जैसा वर्ड है, इसलिए हमको यही वर्ड चुनना चाहिए। तो वही कह रहा था कि इक्विटी,
एक जैसा एक्सेस, सबको पहुँच हो, क्वालिटी होनी चाहिए और ऐसा फी स्ट्रक्चर होना चाहिए कि सारे गार्जियन दे पाएँ। पॉलिसी जो है एक है, तो पॉलिसी एक क्या है? तो आपको भी लग रहा होगा कि पॉलिसी एक बहुत ही बेहतरीन और सरल फ्रेमवर्क है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, सरल फ्रेमवर्क है। अब कैसा? तो सरल, जिसमें इंडिया का सिस्टम जो है एलिमेंट्री से लेकर हायर एजुकेशन तक क्या किया गया है? सेट किया गया है। इट ऑल्सो डिस्कसेस, इसमें और भी डिस्कस किया गया है द एंड स्कोप ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो मैंने आपको बताया था कि आउटलाइन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कि अगर हम प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे तो उसका क्या आएगा, इसके बारे में भी चर्चा इसमें किया गया है। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इंडिया को क्या करें, तो सबको पता है ट्रांसफॉर्म चेंज करना है। इंडिया को क्या करना है? बदलना है, ट्रांसफॉर्म इंडिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इंडिया। और किस में बदलना है? एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी में। वाइब्रेंट का मतलब यही हुआ जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्किल प्राप्त युवा हों, है ना, डिफरेंट टाइप। इसमें अलग अलग टाइप के जो हों, नॉलेज से भरे सोसाइटी में लोग हों। और कंट्री को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है बाय प्रोवाइडिंग मोर ब्लैंक स्पेस। आप सबको पता है कि इसके लिए आपको कैसा चाहिए? बहुत ही शुद्ध, शुद्ध का मतलब होलिस्टिक, क्योंकि देखो एटोमिस्टिक तो होगा नहीं, एटम से रिलेटेड। डेटेड नेगेटिव वर्ड हो जाएगा पुराना सेंस में, टोटल वर्ड यहाँ पर सेट करेगा नहीं, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे ऐसा वर्ड चाहिए जो सेंटेंस का मर्यादा भी बना के रखे। तो होना यही चाहिए था कि इसके लिए हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा एक बहुत ही शुद्ध, फ्लेक्सिबल मतलब सरल, मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब अलग अलग क्षेत्र से रिलेटेड, है ना, एजुकेशन सिस्टम। किसको? युवाओं को। अब क्या होता है ना कि जब भी आप क्लोज टेस्ट बनाते हो तो आपका कितना सही है कितना गलत है, ये आप इसे चेक कर सकते हो कि आउट ऑफ 5 में मेरे कितने सही होंगे। तब इसके लिए क्या है ना कि आपको पूरा कहानी को एक बार पढ़ना है और वहाँ पे सेट करना है बिना ऑप्शन अब देखे। मेरी तबीयत में ठीक नहीं है, फिर भी आज का कमिटमेंट था, सॉल्यूशन जाएगा तो जाएगा। देखिए, फिर से एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इंडिया का है वो एक बहुत ही बेसिक पिलर पर आधारित है। बेसिक आधार पे आधारित है, जिसमें इक्विटी है, एक्सेस है, क्वालिटी है, अफोर्डेबिलिटी है। पॉलिसी जो है एक फ्रेमवर्क है। तो पॉलिसी जो है एक बहुत ही सरल फ्रेमवर्क है, बहुत ही इजी फ्रेमवर्क है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है आपका, है ना, जो भारत के एजुकेशन सिस्टम को एलिमेंट्री से लेकर हायर एजुकेशन तक देने के लिए तैयार किया गया है। इसमें और भी डिस्कस किया गया है कि हम क्या-क्या हो सकता है जो आउटलाइन और स्कोप सेट करें वोकेशनल ट्रेनिंग का। तो वोकेशनल ट्रेनिंग का भी इसमें स्कोप लाया गया है। जो इसका लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य होता है, वो ये है कि भारत को बदल दें। क्या करें? ट्रांसफॉर्म कर दें। ट्रांसफॉर्म कर दें भारत को एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी के रूप में और कंट्री को एक ग्लोबल सुपर पावर बना दें। और इसके लिए हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल और मल्टी एजुकेशन युवाओं को देने का सोचा है। ठीक है? चलिए। अब देखिए, पैसेज के क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि पहले आप यार क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शंस नहीं। क्या होता है ना कि आजकल आपके पास 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें एक तो आपको पूछ देगा कि इसमें हो सकता है कि कोई भी वर्ड का साइनो कौन होता है या एंटो कौन सा इसमें सही है। तो ये एक क्वेश्चन तो आपको बिना पैसेज के बन सकता है ना, अगर टाइम नहीं आपके पास बच रहा है तो। बाय तो मैं कहूँगा कि मेंस में टाइम बचना ही बचना है। दूसरा क्या है कि कई बार होता है ना कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें कौन-सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है या कौन-सा है जो कि इनकरेक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों को हेल्प मिल जाता है कि ऑप्शन पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि 3 सेंटेंस जो नेगेटिव कैटेगरी के थे, वो हम हटा देते हैं और एक जो आंसर आपके पास बचा, वो हम आंसर कर लेते हैं। तो सेंटेंस पढ़ने से ही हमको क्वेश्चन का बहुत तरह से बन सकता है, ना कि पैसेज ही पढ़ना ज़रूरी है। तो देखते हैं। अब बताओ कीप ए क्लोज आई का मतलब क्या है? कि आप इस पर पैनी नज़र रखोगे। क्या रखोगे? पैनी नज़र रखना। अब पैनी नज़र का मतलब क्या है? कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो आंसर ऐसे ही बन गया। मुहावरा पूछ दिया था, बनना ही था। व्हाट आर द टीचर्स मिसिंग आफ्टर द स्कूल रीओपन? स्कूल जब मतलब फिर से खुलता है तो स्टूडेंट लोग कुछ तो गड़बड़ी करते हैं जो टीचर को ढूंढना पड़ता है। तो पहला था कि स्क्रीन एडिक्शन और रेस्टलेसनेस। मतलब समझ रहे हैं ना, थोड़ा थकावट का सेंस। अब बताओ यार, स्कूल जब खुला है तो थकावट कैसे फील होगा? स्कूल जब खुला है तो एनर्जी आएगी, तो ये गलत है। अनयूजुअली, अनयूजुअली से ही काट दो। क्वाइट क्लासरूम एनवायरनमेंट, मतलब कि हमेशा शांत रहने वाला क्लासरूम आज शांत नहीं था। तो मुझे तो लगता है कि ये कभी हो ही नहीं सकता। स्कूल का मतलब ही है कि शांत नहीं रहना चाहिए, बच्चे हल्ला
प्रेजेंस ऑफ अ स्टूडेंट। अब जब स्कूल खुला है तो स्टूडेंट एब्सेंट होंगे, प्रेजेंट ही ना होंगे, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे नहीं भी अगर यहाँ पर एलो किया रहता तो भी आंसर हम डी ही बताते आपको, कि क्लासरूम में क्या था ना, घंटी नहीं थी। बज का मतलब क्या होता है, घंटी। अब इनकी आप पूछे, अब आप लोग बता ही नहीं पा रहे हो ओडब्ल्यूएस में। स्कूल क्या चीज, बेल। स्कूल की घंटी को बज कहते हैं, जिससे आपका छुट्टी होना या लंच होने का इंडिकेशन आता है या पीरियड का पता चलता है। बाकी आपको कहानी में यहाँ पे पढ़ लेने पर मिल जाएगा। In the 3 days since school reopened for junior student after 2 years, teachers are missing the familiar buzz in classroom। मतलब कि क्लासरूम में वो थोड़ा सा शोर शराबा का कमी था, यहाँ पे यही बोल रहा है। कोई बात नहीं, है ना, यही होगा। तो आपको पैसे से भी तो मिल ही जाएगा। बाय द वे आप लास्ट में पैसे पढ़ के पता कर ही सकते हो। कौन से इसमें बेस्ट डिस्क्राइब करता है आपका विथड्रॉन का। आपको मैंने बताया था कि विड्रॉ का मतलब होता है ना, कि आदमी जो होता है निराश होकर के अपने वादों को भूलता है। ऐसा नहीं है कि कोई चाहता है कि हम ब्रेकअप कर लें किसी से या अपना वादा ना पूरा कर पाए। तो आदमी मजबूरन भी कई बार बैकआउट करता है ना। तो बैकआउट का मतलब होता है आपके पास में क्या, हार मान लेना का सेंस, ठीक है, या फिर वही हो जाता है अपना वादा भूल जाना। तो क्वेश्चन में हार मानना या भूलना का जब सेंस आपके पास आ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि नेगेटिव वर्ड कोई आएगा। हाइपर एक्टिव तो एक्टिव से भी एक्टिव हो गया, पॉजिटिव वर्ड है। आइडल मतलब सुस्त होता है, मुझे नहीं लग रहा। अग्रेसिव आक्रामक होता है, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन करे। और लॉस्ट इन देमसेल्व्स यानी खुद ही आदमी खो गया है, खुद में हार गया है, तो हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर आप देख लो, मैंने विड्रॉन को येलो से यहाँ पे हाईलाइट किया है। सम स्टूडेंट्स आर विड्रॉन, ठीक है, देयर सोशल स्किल्स हैविंग बीन इम्पैक्टेड बाय द लॉन्ग क्लोजर ऑफ स्कूल। तो लंबे समय से जब स्कूल बंद था उसकी वजह से क्या होता था, इनके अंदर का शार्पनेस खो गया था। तो यहाँ से आंसर आपका फिर से क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब कर रहा था अकॉर्डिंग टू द साइकियाट्रिस्ट व्हिच टाइप ऑफ प्रॉब्लम माइट चिल्ड्रन हैव डेवलप। बच्चों में क्या एक समस्या था जिसे साइकियाट्रिस्ट ने यहाँ पर मैसेज में बताया है। रिटेंशन की कमी थी, मतलब कि दोबारा से वो नहीं आ पा रहे थे स्कूल। पंक्चुअलिटी की कमी थी। फिजिकल कुछ प्रॉब्लम था। तो जैसे ही आपका साइकियाट्रिस्ट है तो फिजिकल प्रॉब्लम का तो खैर चर्चा ही नहीं करना है। तो मुझे लग रहा है कि साइकियाट्रिस्ट का काम ही है कि मानव के व्यवहार और माइंड को पढ़ना। तो आंसर 3 ही आएगा। ये हो गया पैसेज का नहीं बल्कि अपनी साइकोलॉजी। बाकी देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ था, या देखिए उनके बिहेवियर के बारे में बताया है साइकियाट्रिस्ट ने कि चिल्ड्रन माइट हैव डेवलप्ड बिहेवियरल प्रॉब्लम, कि बच्चों में कुछ व्यवहारिक परिवर्तन आ गए थे स्कूल बंद होने के बाद। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस द स्कूल रीओपन, कितने दिन। तो ये तो पहला लाइन में लिखा हुआ था 3 डेज। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बोनस नंबर मिलते हैं, कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को स्किप तो नहीं किया, है ना। जो जो बच्चा इस क्वेश्चन को बनाएगा हम तो उसको बोनस नंबर देंगे। 3 डेज सिंस स्कूल रीओपन, स्कूल खुले हुए 3 दिन हुए थे। अब आता है वो क्वेश्चन जिसको हम लोग पहले यहाँ सब आए थे स्टार्टिंग टाइम में तो लोग PQR इसका नाम देते थे। अब इसको क्या नाम दोगे भैया, अब तो ABCD कर दिया, है ना। तो चलो अब ABCD का नाम लेते देते हैं। अरे भैया सिंपल सी बात है, इसको आज भी वही बोलना जो हमेशा बोलना चाहिए था, सेंटेंस पारा जंबल। चलिए, अब सेंटेंस पारा जंबल में सबसे पहले तो यहाँ पर लिख रहा था कि हम आपको S1 दे दिए हैं और S6 दे दिए हैं, बीच में रेंज करना है। तो ठीक है, पहले S1 को पढ़ लेने दे दो मेरे को, अगर आपने S1 दिया हुआ है तो। क्या लिख रहा है, बिसाइड्स देयर इज समथिंग। अब समथिंग के बाद तो क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, है ना, या तो प्रीपोजिशन चाहिए। क्योंकि आप खुद ही सोचो, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज देयर, है ना, समथिंग फॉर यू। तो ऐसा कुछ होगा तो मुझे स्पोकन से आइडिया मिल रहा है कि यहाँ तो वर्ब या तो प्रीपोजिशन होना चाहिए था। तो मुझे वर्ब तो नहीं दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा है, प्रीपोजिशन दिख रहा है, यहाँ सर सी में दिख रहा है। हो गया आंसर आपका। तो मैं सिखाऊंगा तो बहुत कुछ, लेकिन आप अप्लाई कर पाओगे अगली बार तब। नहीं अप्लाई कर पाओगे तब तो फिर अपने ही तरीके से बना रहे थे, आज भी बना रहे हो, कल भी बना रहे हो। चलो एक बार फिर से करता हूँ, बिसाइड देयर समथिंग इन द आउटलुक ऑफ एन इंग्लिश मैन। कुछ तो है जो एक इंग्लिशमैन यानी अंग्रेज व्यक्ति के दृष्टिकोण में होता है। अब मुझे लगता है कि आपको मैंने सिखाया था कि किसी भी नाउन के बाद अक्सर हमको ऐड करना है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि हु तो नहीं है लेकिन विच है। तो मैं इंग्लिशमैन के बाद क्या पढ़ने का सोच रहा हूँ, विच। तो यानी सी के बाद ए भी होना है। तो सही बात तो है, इन द आउटलुक ऑफ इंग्लिशमैन विच मेक्स हिम फील, जिससे वो आदमी कैसा फील करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, जिससे वो कैसा फील करता है या क्या फील करता है ना, हाउ या तो भाट। वो क्या फील करता है या कैसा फील करता है। तो आप कहोगे कि यहाँ सर तो अब यही हो सकता है, द होलनेस ऑफ ए थिंग, जिसमें उसे हर चीज की संपूर्णता का आभास होता है ना।
बस हो गया। अब देखो ना, हाउ या व्हाट का मतलब है कि क्वेश्चन में आगे नाउन चाहिए या तो एडवर्ब चाहिए। हाउ से क्वेश्चन होगा तो एडवर्ब चाहिए, व्हाट से क्वेश्चन होगा तो नाउन चाहिए। तो नाउन तो है, आर्टिकल द के बाद क्या होता है, नाउन होता है। इसका मतलब कंफर्म है कि सी के बाद ए के बाद बी होगा। अब होगा क्यों, क्यों फील करता है होलनेस ऑफ ए थिंग एज द मियर सम ऑफ इट्स स्टेट। मतलब वो अपनी अवस्था से ही रिलेटेड कुछ संपूर्णता महसूस करना चाहता है। सेंटेंस कंप्लीट है, इसका सेंटेंस कंप्लीट है तो इसका मतलब फुल स्टॉप लगेगा या तो कंजंक्शन लगेगा। अब कंजंक्शन का मतलब एंड आएगा, तो लास्ट में छः आएगा। एंड अट्रीब्यूट फॉर द टाइम बिंग, और जो समय दिया गया था उसके हिसाब से भी वो सोचता है। तो पूरा हिंदी करके तो मत बनाओ। अगर आप हिंदी करके बना रहे हो तो फिर आपको हमें सिखाऊंगा क्या। तो हिंदी करके कभी वो लड़का नहीं बनाएगा जो कि अभी तक खुद को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता है इनमें। वो उनके लिए है जो खुद को हर एक वर्ड का मीनिंग का अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप कर चुके हैं, तो वो हिंदी करके बनाए। अदरवाइज आपको मेरी तरह बनाना चाहिए, कॉन्सेप्ट से। चलो, एंटोनिमस पूछ रहा था और किसका पूछ रहा था, डैजलिंग का। तो डैजलिंग मतलब चमकदार होता है। ठीक है, क्या होता है, चमकदार। अब जब चमकदार बोल ही रहे हो तो ऑटोमेटिक है कि आंसर होगा कैसा, है ना, धुंधला सा, है ना, धुंधला सा। अब धुंधला सा बोलने का क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर चमक की कमी है। तो लैक मतलब कमी, लस्टर मतलब चमक, हो गया आंसर। प्रीस्ट लाइन का मतलब होता है शुद्ध। ऐसे ही पता चल रहा है कि प्राइस्ट, यहाँ पर अलग बात है कि वो प्रीस्ट होता है आपके पास में PRIEST, जो होता है पुजारी। लेकिन आपको सेंस तो उसी का आ रहा है ना, तो आप वहां से ही क्या कर सकते हैं, शब्द को रिलेट कर सकते हैं। चलिए, आगे कर रहा था आपके पास में जिंजरली। तो जिंजरली का मतलब आपके पास होता है बहुत ही ज्यादा चौकन्ना। चौकन्ना का मतलब बैरी है, चेरी है, कॉटियस है। और ल्यूमिनस तो सबको पता ही है, चमकदार होता है। तो आज का मैं कहूंगा कि वर्ड ऑफ द डे के तौर पे आपको यूज करना है, और वो वर्ड है क्या, जिंजरली। कि अगर अदरक डाल देंगे तो आदमी है जो कि थोड़ा चौंकेगा, जो है ना, सावधानी से पिएगा कि अरे बाप रे, इतना ज्यादा अदरक डाल दिए हैं, कहीं हमको सुबह में दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड। देखिए, इसमें एंटोनिमस ही पूछ रहा है, और किसका पूछ रहा है, एडिपोस का। अब देखो, मुझे या आपको ये वर्ड टफ तो लग सकता है, तो इसको तो खैर हम टफ वर्ड के कैटेगरी में रखेंगे, और टफ वर्ड का एक कॉर्नर बनाएंगे, और उसमें है जो कि इन शब्दों को नोट करेंगे। तो टफ वर्ड में जाके इसको ऐड कर लेना, और टफ वर्ड में आपको इसको ऐड करके बार बार पढ़ना है। एडिपोस, एडिपोस। आंसर में क्या दिया, अस्ट्रिंजी। अब देखो ना, जिनको पता है उनके लिए, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। मान लो कि जो आदमी का जो पोज है वो और ऐड हो गया है, मतलब वो पोज तो देता था लेकिन अब उसको भारी भरकम पोज देना पड़ रहा था। इसका हिंदी ही लिखना है भारी भरकम। अब भारी भरकम जब बोलते हो तो ऑटोमेटिक मोटा का सेंस ही तो आता है ना। अब जो मोटे लोग हैं गुस्साइएगा नहीं, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं आपको, है ना। वजन कम करिए, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे। तो उसको क्या होता है, ग्लूटिनस या तो ओबिस, है ना। बाकी फैट मतलब ही मोटा होता है। टीसू भी मोटा या मांसल होता है। ठीक है, तो ये तो ना साइनो है ना एंटो है, चलो इसको हटाओ। अस्ट्रिंजी का मतलब आपके पास यही समझना है कि स्लेमी का सेंस है ना। ये सलाई एम होता है तो आई यूज करना। चलो, तो ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, तो टफ वर्ड में उसको रखो और रोज रोज इसको पढ़ो जब तक याद ना हो जाए। आप लोग का प्रिय वर्ड है ना, साइनो लिखना है। इस बार पूछा है क्योंकि हमेशा एंटो पूछता था। तो वाइस का मतलब होता है कि आप निगेटिव वर्ड मानो इसको, और इसका हिंदी होता है आपके पास में, आपके अंदर या मेरे अंदर की कोई बुराई, यानी इमोरल फैक्टर। इमोरल फैक्टर से पता चल रहा है इमोरलिटी। चलिए, वर्च्यू इसका एंटोनिमस का काम करता है ना। वर्च्यू इसका एंटोनिमस का काम करता, जिसका मतलब होता है सद्गुण या आपके अंदर की अच्छाई। कमरशम अगर आपको नहीं पता तो ये सोचना, अरे यार कमर में दर्द हो गया, इतना काम मुश्किल था, है ना। कमरशम का मतलब है कुछ तो था जो कि हमसे नहीं हुआ और मेरे कमर में दर्द हो गया। तो कमरशम का मतलब आपके पास होता है बोझिल। कोई भी ऐसा काम जिसको करने में काफी टाइम लग जाए। अब उल्टा हम नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे, साइनो। तो साइनो देना है तो क्लमजी ही दे सकते हैं, क्योंकि क्लमजी का मतलब ही होता है कि कोई ऐसा काम है जिसको करने में मजा नहीं आ रहा है ना, बोरिंग या टायरिंग का। फैटिग्यू का मतलब थकावट होता है, आप इसको साइनो मत मार दीजिएगा। एडजेक्टिव पूछ रहा है, नाउन मार दीजिएगा तो गलत तो होगा ही। ये जी आपका सान होता है, लाइट मतलब हल्का होता है। अब यहाँ से आ जाओ, कॉमन ईयर का एक क्वेश्चन आपके पास है।
देखिए कॉमन इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको टीसीएस लब बोल सकते हो। क्योंकि मेरे क्लास में अगर आप हो कंटिन्यू तो हम तो यही बताते हैं इसको, कि जब तक टीसीएस ले रहा है तब तक ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आने का गारंटी है, और अदरवाइज़ आपको इस पे थोड़ा-सा कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करने का ज़रूरत है। पहले क्वेश्चन आपके पास क्या है वो देखिए। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली हैंडीकैप्ड, स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमिनेंट मॉडर्न साइंटिस्ट। देखिए, आपने पढ़ा भी अभी क्या पढ़ा? वन ऑफ द मोस्ट। ये सिखाने वाली बात नहीं है कि वन ऑफ के बाद हम लोग 3-4 कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसमें सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट होता है कि द के बाद कौन सा डिग्री चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। तो मोस्ट के बाद यहाँ पे द होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 1 देख लो, है ना? अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि इसके 4 प्राइमरी कॉन्सेप्ट होते हैं। किसके भाई? वन ऑफ द के। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि वन ऑफ द के बाद आपको सुपरलेटिव डिग्री लगाना है, यानी द प्लस सुपरलेटिव डिग्री चेक कर लीजिए। इसके बाद आपको ये चेक करना है कि नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। क्योंकि आप खुद भी सोच सकते हो कि जब वन ऑफ का यूज करेंगे तो ये सिलेक्शन बताएगा। अब सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास कम से कम तो एक से ज़्यादा आदमी होगा तब तो, अदरवाइज़ जो है वही बेस्ट माना जाएगा ना। चलिए, तो क्वेश्चन में वन ऑफ का जब भी यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमैटिक प्लूरल नाउन आता है, इसका वजह होता है आपके पास में क्या? सिलेक्शन। आगे कह रहा था आपके पास कि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब सिंगुलर करना है, क्यों? क्योंकि सिलेक्शन किसका करना है? एक ही का। तब एक ही का जब सिलेक्शन करना है इसलिए वर्ब क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर गलती से रिलेटिव प्रोनाउन इसके बगल में लिख दीजिएगा तो आप उसको पहले देखना होता है कि नाउन कौन है, और उसी के अनुसार यहाँ पर क्या करना होता है? वर्ब करना होता है। क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार तो होता नहीं है। ये वर्ब जो होता है वो फिर से घूम फिर करके किसके अनुसार होता है? उसी प्लूरल नाउन के अनुसार होता है। इसलिए आपको प्लूरल नाउन के साथ-साथ प्लूरल वर्ब भी करना पड़ सकता है। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी कम है। इससे आपको 10% ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, 80% क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ वर्ब से आते हैं, या 75% क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि यहाँ से आता है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडी नहीं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। पहले तो इसको सुपरलेटिव डिग्री करना था तो आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट करना चाहिए था। दूसरा में आपको ट्रेजेडी नहीं ट्रेजेडीज करना चाहिए था, क्योंकि इसको प्लूरल नाउन की ज़रूरत होती है। अब जाके ये क्वेश्चन सही हुआ, यानी इसमें कितने? तो 2 मिस्टेक थे। नेक्स्ट में है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इस बार तो सही है। थ्रीट में एस है, ये भी सही है। लेकिन इस बार गलती क्या कर दिया कि आर नहीं, क्या चाहिए था यहाँ पे? इज, यानी इसमें एक ही जगह मिस्टेक किया था। वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस मेंबर्स, अभी तक तो सही था, लेकिन हु के पहले यहाँ पे क्या है? मेंबर्स है। तो हु के बाद यहाँ पे जो हैज रखा गया था वो गलत हो गया, क्योंकि जब यहाँ पे आपका ये प्लूरल है तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या चाहिए था? हैव चाहिए था। तो देखिए आपके हर एक क्वेश्चन और हर एक डाउट का यहाँ पे समाधान है, इसलिए आप तो जितने ज़्यादा लोगों को इस मतलब कोर्स को बाय करवाते हैं, उतना आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बेहतर होगा। चलिए, अब यहाँ से देख लीजिए कॉमन एरियर का एक क्वेश्चन है आपके पास में। रिया अराइव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। द ट्रेन स्टेशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ लेट नहीं, क्या चाहिए? लेटली नहीं, लेट चाहिए। तो लेटली वाला पार्ट गलत है। अब देखो एक बात यहाँ पे ध्यान दो, जब भी क्वेश्चन में आने जाने की बातें होती है ना तो आदमी देर का हिंदी करता है, और जब देर का हिंदी करता है तो देर में एक ही वर्ड है और वो क्या है? लेट। ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो क्वेश्चन में आप समझ जाओ कि लेटली दिखाई पड़ रहा है तो एक बार तो जरूर चेक कर लो कि ये सही है ना, है ना। बाकी इसका डिटेल कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। देखो, लेट और लेटली, तो सबको पता है कि लेट जो होता है वो टाइम सेंस डिस्क्राइब करता है, और इसमें देर से आने की एक्टिविटी की बात होती है। लेकिन लेटली जो होता है ना वो टाइम गैप बताता है। ये ज़्यादातर आपका इंडेफिनिट टेंस प्रीफर करता है, जैसे कि आपके पास में पास्ट इंडेफिनिट में ज़्यादा यूज होता है। अगर ऑलवेज लगा दोगे तो प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये जनरली होता है कि प्रेजेंट या पास्ट का इंडेफिनिट टेंस ही लेके आता है ना। लेकिन आपका लेटली जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट लेके आता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है टाइम गैप, है ना। क्या होता है? टाइम गैप। कुछ क्वेश्चन आप देख लो। ही ऑफन कम्स वेरी लेट, कि वह हमेशा लेट से आता है। यूनिवर्सल एविट है तो भी ये सही है। यहाँ पे इसको नाउन सेंस में मैंने रखा है कि आप देर से आने वाले बच्चों को लेट कमर्स का नाम दे देते हो, तो वहाँ पे लेट कमर्स आर नॉट अलाउड इन द क्लास के सेंस में आप यहाँ लेट कमर का यूज भी कर सकते हो, जिसमें ये नाउन की तरह काम कर रहा है। कि पिछली रात की बात है कि मैं कॉलेज बहुत लेट से पहुंचा था। ऐसे तो रात में कॉलेज नहीं पहुंचते हैं, है ना। तो लास्ट नाइट यहाँ नहीं होना चाहिए था, स्टडे होना चाहिए था। अब नहीं तो कॉलेज को घर बना दो, होम कर दो। चलिए फिलहाल तो वेरी लेट ही यहाँ पे सही है, क्योंकि लेट से आने का सेंस है।
फिर यहाँ से देख लो एग्जाम्पल, ही हैज लेटली विजिटेड हिज विलेज, वो हाल ही में अपने घर गया है। यानी कि लेटली का हिंदी भी अलग होता है। इसका हिंदी हो रहा है क्या, हाल ही में। चलिए हाल ही में। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेटरली सी है ज्वाइंट इंग्लिश क्रैश कोर्स बैच। हाँ, इंग्लिश क्रैश कोर्स का बैच हम लोग नाउ इन एम में स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड में। जो भी बच्चे हैं आसपास के बिहार शरीफ के शहर के, कृपया उन्हें ज्वाइन करवा दीजिए, है ना, उनका भी भला हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश क्रैश कोर्स कितना जरूरी है आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, जिसमें CHSL है, सीजीएल का मेंस है, सीपीओ का मेंस है, और फिर MTS भी आने वाला है ना। फिर तो आपका स्टेनोग्राफर भी आ जाएगा 2023 क्लास में। तो कह रहा था कि फिलहाल वह इंग्लिश क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन की है, तो फिलहाल का हिंदी है लेटली यूज करेंगे, या प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन है तो लेटली का यूज करेंगे, या दूसरी बात है कि इसमें देर का कोई हिंदी नहीं है तो लेटर यूज नहीं करेंगे। चलिए, मुझे काफी तेज सर्दी हो रखी है ना, इसलिए बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है आपको, थोड़ा परेशानी हो रही होगी। क्या लिख रहा था, इन हिज कैरेक्टर आई कुड हार्डली फाइंड। यार ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, आप इसको कह सकते हैं मतलब इंग्लिश का वैसा क्वेश्चन, मतलब जो कॉमन इंग्लिश क्वेश्चन है, आपको कब मिल जाएगा आपको भी नहीं पता, और हमको बस पता इतना रहता है कि ये कॉमन इंग्लिश जब क्वेश्चन है तो हर किसी को पता है यार, तो मेरे को तो जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को नहीं बना के या गलत बना के रेस से बाहर हो सकते हैं। जो मेरिट में बोलते हैं ना 0.25 से रह गए, ऐसा ही क्वेश्चन आपको बाहर कर देता है, जो सबको पता होता है और आप गलती कर दिए हो या नहीं पता हो आपको। तो पहले ध्यान दो, क्या होता है ना कि कभी भी कोई निगेटिव वर्ड आपके पास है, तो उसके बाद ए एन सम, इन तीनों के जगह आपको हमेशा किसके पास जाना है, एनी के पास। और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आपका पूरे इंग्लिश सेक्शन का। तो क्या लिख रहा था, इन हिज करेक्टर आई कुड हार्डली, क्या यूज किया, हार्डली। हार्डली कैसा वर्ड है, निगेटिव। तो यहाँ समथिंग नहीं, क्या चाहिए आपको, एनीथिंग। ओके, तो आंसर आपके पास फाइनली 1 नंबर। देखो यहाँ से मैंने कुछ कॉन्सेप्ट यूज कर रखा है कि अगर आपके पास नेगेटिव वर्ड्स है जैसे कि कुछ भी, तो उसके साथ आप हमेशा एनी फैमिली का यूज करें। एनी फैमिली का मतलब एनी से बड़ा हुआ कोई भी टर्म, जैसे ए एंड सम में एनी, समवन में एनी वन, समबडी की जगह एनी बडी, समवेयर की जगह एनी वेयर, सम हाउ की जगह एनी हाउ। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आपका। आई हैव हार्डली मिस्ड, तो एन नहीं ए नहीं, क्या एनी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हार्डली लगा दिया। आई कैन नॉट, बस 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 रुक जाओ, तो कैन नॉट का मतलब निगेटिव हो गया, तो ए नहीं, सम नहीं, क्या ए नहीं। सी कुड हैव सच, सी कुड सोल्व ईच सम, ओ विदाउट, विदाउट का मतलब क्या होता है, निगेटिव। ये बहुत ही बढ़िया वर्ड है कि आपको विदाउट देखते ही स्पोकन में अपना क्या कर लेना है, एनी सेट कर लेना है ना, कि आई कांट लिव विदाउट एनी वन हेल्प, आई कैन नॉट लिव विदाउट एनी फूड। तो क्वेश्चन में क्या होगा, एनी वन, समझ नहीं। नॉट, नॉट तो निगेटिव खुद है, तो सब हो गया नहीं, और क्या। आई कुड नॉट, फिर से यहाँ नॉट आ गया है, इसलिए क्या होना चाहिए था, एनीवेयर, ना कि समवेयर। तो ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, और मैंने तो आपको बार बार कहा कि जो सबको पता है वो मेरे को भी पता है, तो जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा था फ्यूचर टेंस में कौन सा सही है, तो देखो यार, जब भी क्वेश्चन में ये सब चीजें पूछता है तो आपको सोचना वोचना नहीं है। फ्यूचर का मतलब हो रहा है कि क्वेश्चन में टाइम ऐसा बताना है जो आने वाले समय में चर्चा हो। तो यहाँ से ये वाला लाइन आपको टाइम टाइम ग्राफ याद करना है कि बीच में है तो प्रेजेंट में है, इधर जाएंगे तो फ्यूचर, और इधर जाएंगे तो पास्ट। बस इतनी सोचना है। अब देखो यहाँ पे बातें क्या हो रही है, सेंटेंस पढ़ लो। मास प्रोटेस्ट समटाइम्स द डिसीजन ऑफ द रूलर्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब हमको बोल रहा है फ्यूचर सेंस का हिंदी करवाओ, तो चेंज तो बदलता है, हो गया ना। ये तो यूनिवर्सल जैसा लग रहा है, प्रेजेंट में है, नहीं होगा। दूसरा में करा समटाइम्स के बाद हैड लगा दिया, पास्ट में हो गया, कैंसिल करो। यहाँ पे कुड के साथ चेंज है, हो सकता है कि बदले, हो सकता है, संभावना है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यही होगा फ्यूचर। अब ये नहीं सोचना है कि हम लोग को तो कैन का कुड पास्ट पढ़ाया गया था सर के द्वारा, गलत पढ़ाया नहीं गया है, गलत आप सोच रहे हो। यहाँ पे आर जो होता है हमेशा प्रेजेंट इंडिकेटर है, तो ये तो प्रेजेंट में ही रह गया, नहीं होगा फ्यूचर। यहाँ पे हैज का मतलब हो गया प्रेजेंट से भी पहले थोड़ा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में ही, इसलिए क्वेश्चन में ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने अब तक सोचा नहीं था कि ऐसा भी एग्जाम पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके लिए, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन आपके पास फिर से आ गया, वही सेंटेंस का जंबल, जिसमें S1 दिया हुआ है, S6 आपको दिया हुआ है, बीच में रेज करना है।
सेम क्वेश्चन रह गया है तो सेम आंसर रह गया, आपके लिए बोनस है ना। अब इसके लिए हमको नहीं बोलिए कि सेम ही क्वेश्चन रह गया, आपके लिए बोनस है। चलिए हटाइए। हिट द सैक, ये अभी तक का इडियम्स ऑफ द ईयर का अवार्ड लेके जाएगा, समझ रहे हैं, इडियम्स ऑफ द ईयर, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है। तो आपको इसको तो खैर याद रखना है, क्योंकि मैं फिर कहूंगा ये सबको याद है। अब इसका हिंदी अर्थ होता है हिट द सैक बराबर गो टू स्लीप। इसका मतलब ही हो जाता है आपके पास में क्या, नींद में, है ना, या नींद आ जाना। नहीं होता, कह रहे यार उसको कहीं पे भी थोड़ा सा टिकने का मौका नहीं मिला कि वो तो हिट द सैक हो जाता है, मतलब कि टिका नहीं कि सो गया। तो हीट द सैक का मतलब सो जाना, गो टू स्लीप। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, अब किसको नहीं पता, जिसको नहीं पता वो बहुत बड़ा बुद्धू है। तो टर्न ओवर ए न्यू लीफ का हिंदी होता है कुछ नया करना, कुछ नया करना। जैसे अब नया साल आ रहा है तो आपको कुछ तो प्लानिंग करना चाहिए ना अपने लिए भी, कि हम कुछ तो इस साल नया करने वाले हैं। तो स्टार्ट हैविंग इन ए बेटर वे, यानी पिछला साल हम कैसे बिताए नहीं पता, लेकिन इस साल तो कुछ हम अलग करेंगे। तो स्टार्ट समथिंग न्यू होता है तो स्टार्ट बेटर हो जाएगा। लो अब हम इसमें क्या सिखाएंगे, सबको पता है कि भाई कभी भी क्वेश्चन में नरेशन बनाना है तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि सेज टू है या सेज टू है। अगर सेज टू है तब तो ठीक है, सेज टू है तो आपको टेंस चेंज नहीं करना है, टाइम चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर सेज टू है, टेंस चेंज भी होगा, टाइम चेंज भी होगा, है ना। कब सिर्फ नहीं होगा, बताओ जल्दी से। एक्सेप्शन क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, या ऐसा स्टेटमेंट जो सब लोग बोलते हैं और सब लोग जानते भी हैं, सेम टू सेम, यानी जनरल स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन बनाते समय आपको यही दो चीजें ध्यान देनी होती हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ से देख लो। क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट वे में दिया गया है कुड, तो यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर चाहिए क्या, कैन। फिर आपको ये देखना है कि आई जो यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है। तो ही टोल्ड मी दैट आई कुड ईट फ्रॉम हिज प्लेट, तो कारण वह मुझसे कहता है कि मैं उसके प्लेट से खा सकता हूँ। यानी ये आपको किसके अनुसार चेंज हुआ है, तो मी के अनुसार। तो मी के अनुसार जब चेंज हुआ है तो हमको क्वेश्चन के अंदर चाहिए था क्या, सेकेंड पर्सन। क्योंकि आपको सर ने पढ़ाया हुआ होगा कि हमेशा जो क्वेश्चन में आप लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकेंड पर्सन होता है। तो यहाँ पे मी के लिए यू चाहिए। अब यू यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हुए ना कम से कम। फिर आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन में और कुछ चेंज करना है क्या। तो फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ चेंज करना है। आप सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन में जब हीज प्लेट यूज किया है तो ये तो ही के अनुसार यूज किया है, और जो आपका होता था फर्स्ट पर्सन वो ना सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता था। तो यहाँ पे हमको चाहिए फर्स्ट पर्सन यानी आई, आई का कॉम्बिनेशन यानी माई। तो मुझे माई भी चेक करना है। क्लियर हुआ, कौन सा नियम से, एस ओ एन, एक दो तीन। तो क्वेश्चन में फिर से एक बार, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, बोलिए जल्दी से। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो कहिएगा सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन क्वेश्चन के अंदर सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन क्या है, यू। तो ये ना ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी के अनुसार आई होगा, तो यही आंसर। बिकॉज ऑफ हिज केयरिंग नेचर ही इज अप्रिसिएटेड बाई ऑल। पैसिव का क्वेश्चन को एक्टिव में लाना है, तो कुछ नहीं करिए, पैसिव स्ट्रक्चर कहाँ है, यहाँ पे। तो आपको बताया गया होगा कि इज के साथ जब V3 रहता है तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर V1 या V5 में बदल जाता है। तो आपको देखना है कि अप्रिसिएट या अप्रिसिएट्स कहाँ पे लिखा हुआ है। तो अप्रिसिएट यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हो गया। लेकिन आपको ध्यान देना है ना कि एवरीवन है क्वेश्चन में, क्या है, अच्छा ऑल है। हाँ तो ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अक्सर एवरीवन जब रहता है तो इसका पैसिव वर्ब हम लोग क्या करते हैं, ऑल करते हैं। ये काफी कम लोगों को पता है, ठीक है। वॉइस का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो एवरीवन को ऑल में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑल का यूज किया गया है तो ऑल ही रहने भी दे सकता है, तो ऑल भी रहने दे सकता है। तो ऑल के हिसाब से V1, और V1 के हिसाब से क्या चाहिए था, अप्रिशिएट में एस चाहिए था। तो यहाँ पे एस रहता तब ना सही होता, तो ये गलत हो गया। और बाकी बिल के कारण ये गलत है ना, और ये अप्रिसिएटेड तो एकदम नहीं बर्दाश्त होगा। तो आंसर फाइनली हो गया एक। बाकी जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि V1 V5 का पैसिव एमिजार के साथ V3 लगाओ, V2 के लिए आप बाजबेर के साथ लगाओ, V3 के लिए बिन जरूर लगाओ। यानी कि V3 का क्वेश्चन जब भी दिखाई पड़े तो उसमें बिन दिखाई पड़ना चाहिए, V4 का क्वेश्चन जब भी दिखाई पड़े तो उसमें बिन दिखाई पड़ना चाहिए ऑप्शन में। और जब V1 है लेकिन 2 के साथ या मॉडल वगैरह के साथ है तो बी जरूर दिखना चाहिए उसमें।
चलिए, एक आपका S1 S6 का क्वेश्चन फिर से है PQRS का। सबसे पहले S1 में कह रहा है कि पोस्टर रैंक हाई एज मीडियम ऑफ पब्लिसिटी। पोस्टर को सबसे ज्यादा रैंक मिलता है पब्लिसिटी के लिए। आपको जब भी ज्यादा लेंदी क्वेश्चन मिले तो इसमें नाउन को क्या करिए, नाउन से मैच कर दीजिए। ये प्रोसेस करिए, जल्दी बनेगा। फिर से कह रहा ना कि पोस्टर को काफी रैंक मिला है पब्लिसिटी के लिए, यानी कि पोस्टर का चर्चा यहाँ पे होगा हर जगह, और हर जगह हम लोग चर्चा करेंगे पब्लिसिटी करने के माध्यमों का, है ना, पब्लिसिटी के माध्यम के इसके क्या क्या मीडियम और हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी के लिए। ऑप्शन पहले एक बार देख लीजिए। आर से दो ऑप्शन हैं, तो पहले आर को देखिए। तो मैं लिख रहा है ईट, ईट का मतलब पोस्टर के लिए हो सकता है। बाय रीजन मतलब कि पोस्टर का हाई पॉपुलैरिटी क्यों है एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी के लिए। इट्स साइज, इसका साइज जो होता है पोस्टर का वो, क्योंकि पोस्टर बड़े बड़े बनते हैं तो ये कहीं से भी दिख जाते हैं। और ये आसान बनाते हैं, फैसिलिटेट का मतलब आसान बनाना, जो भी वर्ड आपको टफ लगे उसे मैरियम वेबस्टर से आसान बनाइए। फैसिलिटेट का मतलब हो गया मेक इजी, और ये इसे क्या करता है, आसान बनाता है। इसका साइज जो है आसान बनाता है। भीच इट अफोर्ड फॉर द यूज ऑफ कलर, इसमें सब कलर का यूज कर सकते हैं पोस्टर में। पावरफुल इफेक्ट डालता है ये कलर आपका पब्लिक के माइंड में। अब देखो पब्लिसिटी का सबसे बढ़िया माध्यम क्यों बनाते हैं ये बता दिया आपको, ये तो सर ही हो गया। अब हमें देखना है कि आर के बाद पी दोनों जगह बैठा हुआ है, तो हम पी को पढ़ लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले किया जा सकता है काफी बड़े संख्या से। वो एडवर्टाइजमेंट जो होता है जनरली वो काफी लोगों को, नंबर ऑफ पर्सन को क्या करता है, आपको आकर्षित करता है। और लंबे समय तक जो पोस्टर है वो एक माध्यम बना रहता है, और इसमें पैसा वगैरह भी जो आपको लगता है, जो प्रेस में लगता है उससे कम लगता है शायद। तो यहाँ पर आगे का जो चर्चा होने वाला है वो किसका होने वाला है, प्रेस का। तो अब हम प्रेस वर्ड को पकड़ करके न्यूज़पेपर वर्ड को पकड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। और ये कहीं ना कहीं पब्लिक आई में आता भी नहीं है, मतलब कि प्रेस का जो आपका होता है विज्ञापन वो सब लोगों के पास नहीं जाएगा। जैसे अब जो नहीं पढ़ने वाले हैं तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वालों को तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, लेकिन पोस्टर से तो पता चल जाएगा ना। अब हम लोग पी के बाद एस में आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर का चर्चा भी है और क्यू में भी है। तो कह रहा है कि इसलिए हमेशा याद रहना चाहिए कि अटेंशन जो न्यूज़पेपर से रिसीव होता है मच क्लोजर एंड मोर इंटीमेट देन द पोस्टर। हाँ, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर में जो चीज छपता है उस पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, पोस्टर में कम करते हैं, ये भी एक बात है। अब एक बार क्यू भी पढ़ लो। नॉर मस्ट इट बी फॉरगॉटन दैट ए न्यूज़पेपर इज बाउट बाय ए रीडर। लेकिन आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए कि सिर्फ पाठक वर्ग ही इसको खरीदता है। तो मुझे लग रहा है कि नेगेटिव बातों को हमेशा लास्ट में करिए। पहले पॉजिटिव जो इम्पैक्ट आ रहा था पोस्टर का, वैसे न्यूज़पेपर का पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट बता दीजिए, और उसके बाद लास्ट में क्यू को निगेटिव मान करके रख दीजिए। तो आंसर फाइनल होगा आर पी एस, और लास्ट में क्या, क्यू। तो आंसर फाइनल हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए आपको मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपके पास रीडिंग एबिलिटी है तब ये आसान है, अदरवाइज आपको धीरे धीरे टाइम दे करके इसको अच्छा करना है। और ज्यादा टारगेट करना चाहते हो तो डेली 5 क्वेश्चन अलग से बनाओ। कैमोफ्लेज, अब सबको पता है कि क्या होता है, भेष बदलना। अब जब जानते हो कि भेष बदलना होता है इसका मतलब छिपाना होगा। अब भेष बदलना मतलब छिपाना यानी डिस्गाइज होगा। कवर भी वही चीज है, लेकिन आप नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि ये तो लगता है कि सुरक्षा देने के सेंस में होता है ना। कवर का मतलब सुरक्षा देना। देखते देखते हैं जो बॉस होता है उसको उसके सैनिक क्या करते हैं, कवर देते हैं। ट्रांसफॉर्म आज ही पढ़ाए थे चेंज। आप आरएल आप नहीं जानते हो तो फिर मैं वही कहूंगा कि सबको पता है भैया, आपको भी पता होना चाहिए। पोशाक। 32 में कह रहा था एंटोनिमस बताओ यार किसका, तो रेनिजेड का। तो रेनिजेड का मतलब होता है आपके पास में वो आदमी जो जनरली क्या करता है, रूल रेगुलेशन को तोड़ता है। तो रेनिजेड का मतलब आपके पास हो जाता है अनुशासित, जो अनुशासित नहीं है। अब अनुशासित कहने का क्या मतलब है, उल्टा फॉलोअर। लीडर जान ही रहे हैं, फ्यूजिटिव भगोड़ा ही होता है ना। फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा, नियम से भागता है। ये साइनोनिमस का काम करता। वन हु रन अवे, रन अवे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टैब्लिश ला या जस्टिस। क्रिमिनल तो आपका नाउन वर्ड भी है, एडजेक्टिव भी है, जैसे क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल एक्टिविटी, है ना। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है वो इंप्रूवमेंट टाइप का है। वन मस्ट ब्रश अप ऑन इंटायर कोर्स बिफोर द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। तो देखो ब्रश अप का मतलब रिवीजन करना होता ही है, और ये ऑन तो आया है क्वेश्चन में कोर्स के लिए ना, कि किसी को भी रट्टा मार लेना चाहिए पूरे का पूरे कोर्स पर।
तो ब्रशअप का मतलब आपके पास में होता है क्या? रिवाइज। ब्रशअप का मतलब क्या होता है? रिवाइज। और ऑन दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और सिखाता हूँ, मस्ट के बाद V1 चाहिए, तो V1 चाहिए था ऑप्शन नंबर आपके पास में बी और ऑप्शन नंबर डी अगर आप गलती से भी कर दिए थे तो ये गलत बात है, ये सब भी ध्यान देना है। हाँ, एक फ्रेज और सीख लो, ब्रशअप तो रिवाइज हो गया, अगर ब्रश के साथ असाइड रखोगे ना तो इसका मतलब है कि आपने मेरा विचार को ना साइड कर दिया, ठीक है, यानी इग्नोर। अफ्रेद को अच्छा तभी कर सकते हो जब उस पर प्रैक्टिस करते रहो, और प्लस क्या है उसके ऑब्जेक्ट के साथ उसको पढ़ा करो, जैसे ब्रश अप कोर्स याद रह जाएगा, ब्रश अप असाइड है ना, ब्रश असाइड योर आइडियाज, ऐसे करके। ही पुश्ड हर ऑन पर्पस, तो ऐसे ही लग रहा है अच्छा, ऑन पर्पस है ना, क्योंकि ऑन पर्पस का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि आपके पास में पर्पसली, तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा क्या? सी। सरप्लस का मतलब बढ़ोतरी होता है जी, बोनस हो सकता है, एक्स्ट्रा हो सकता है, बढ़ोतरी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शन जो फिल करना है तो ऑप्शन में क्या करिए, वर्ड फिल करिए, ठीक है ना, सेंस नहीं फिल करना है, ठीक है, क्या नहीं फिल करना है, सेंस नहीं फिल करना है, सेंस आना चाहिए। तो इसमें कुछ लोग क्या कर दिया कि सेंस आ रहा था, जानबूझ करके मुझे धक्का दिया तो डेलिबरेट ही फिल कर दिए, ये गलत बात है, सेंस नहीं फिल करिए, वर्ड फिल करिए और सेंस आना चाहिए ना, इसलिए क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा आपके पास में क्या? सरप्लस। बाकी आप डेलिबरेट का मतलब जान ही रहे हैं कि जानबूझकर तो इंटेंशनल होगा, उल्टा पूछेगा तो एक्सीडेंटल देना है। 35 में करा था द easiest to get started it is to use your imagination and natural maturity। आपको अपनी परिकल्पनाओं और अपनी मैच्योरिटी को प्रयोग करके ही कोई भी काम को स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सबसे आसान क्या है, तो किसी काम को शुरू करने का तरीका होता है, और तरीका का मतलब हो जाता है कि आपके पास में अप्रोच। तो आजकल के जो फिलर पूछे जाते हैं वो पूरी तरह से मतलब कि आपके साइकोलॉजी बेस्ड ही पूछे जाते हैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं पूछा जाता है जो कि टफ हो। बाकी तो स्ट्रेच मतलब खिंचाव भी होता है, स्ट्रेच जो होता है ना वही सेंस में, लेकिन ये फिजिकल होता है। चलिए, अब यहाँ पे आपको दिया है क्या, ओ एक पैसेज शायद और है, सुटेबल टाइटल पैसेज के लिए पूछ रहा है, मीडिया एंड वॉइस, यूटिलिटी ऑफ सोशल मीडिया, यूज ऑफ सोशल मीडिया। देखते हैं, इसको अंडरलाइन हम नहीं किए हैं। टोन ऑफ पैसेज पूछ रहा था, रेशनल मतलब तार्किक होता है, जो किसी सच्ची घटना पे आधारित होता है तो उसको हम तार्किक कहते हैं। असर्टिव का मतलब जोरदार, अगर किसी एक विचारधारा को बहुत ज्यादा बार बोला गया है तो आप जोरदार बोल सकते हैं। सैटिरिकल, फुल ऑफ कमेंट, यानी कि इसमें किसी चीज को पॉजिटिव बोल करके लास्ट में निगेटिव बोल दिया है। साइंटिफिक तो वैज्ञानिक होगा, क्योंकि अगर विज्ञान पे आधारित रहेगा तब। अब बताओ, प्रिविलेज का साइनो पूछेगा या एंटो पूछेगा तो हम लोग बता ही सकते हैं। तो प्रिविलेज का मतलब हम लोग जानते हैं विशेष अधिकार, जो अक्सर राष्ट्रपति के पास हम लोग पढ़ते हैं, तो विशेष अधिकार होता है। अब इसका मतलब है प्रेरोगेटिव, तो साइनोनिमस निकला, तो एडवांटेज इसका साइनोनिमस ही निकला, लेकिन डिसएडवांटेज मतलब हो गया उल्टा, तो यही आंसर है। अब यहाँ करें, व्हाई डज द वर्ड सोशल इलस्ट्रेट इन द पैसेज, हाउ डज द वर्ड सोशल इलस्ट्रेट इन द पैसेज, मतलब सोशल वर्ड का मतलब समझाना है आपको कि क्या है। तो सबको पता है कि सामाजिक होने का क्या मतलब है, कि देख लीजिए ऑप्शन, सब्जेक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, मानव के प्रति जुड़ाव, इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन, मानव के बीच में प्रभाव, यही तो मुझे लग रहा है कि अगर आप सोशल आदमी हैं तो मानव समुदाय के बीच में आपका एक प्रभाव होगा। चलिए, और भी का क्वेश्चन है क्या? जी हाँ, सेंट्रल थीम पैसेज का क्या है, यानी कि आपको बताना है कि पैसेज का फोकस पॉइंट क्या है। तो चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। करा था कि डिजिटल इन्वायरमेंट, सोशल मीडिया, ये सब के सब जो हैं इंडिविजुअल के बीच में जेनरेट करते हैं क्या, कम्युनिकेशन। यानी मुझे पता चल रहा है कि एक बात तो क्लियर है कि इसमें मीडिया का चर्चा होने वाला है। फिर आगे है, ये ट्रांसफॉर्म करता है विचारों को, नॉलेज को, और आपको सोशल बनने में मदद करता है, आपको फंडामेंटल नीड पूरा करता है, डेमोनस्ट्रेट करता है, प्रभाव जो होता है मानव का उसको समझाता है। पीपुल हु वेयर अनहर्ड, जो लोगों को कोई लोग जानते नहीं थे, अब जो है क्या होते हैं, लोगों के पास उनका जानकारी होता है, ये आपकी आवाज बनता है, और इसका वजह है इसमें होने वाले कुछ खास परिवर्तन, कुछ खास आविष्कार,
जो कम्युनिकेशन सिस्टम में हुए हैं। प्रेजेंट जो जनरेशन है वो पूरी तरह से आज विशेष अधिकार अपने पास महसूस करता है सोशल मीडिया के कारण, और वो आज गवाह भी बन रहा है। बहुत ही असाधारण टेक्नोलॉजी में ग्रोथ जो हुआ है, सुधार हुआ है, उसकी वजह से, जितना कि पहले मानव के इतिहास ने देखा था। तो मुझे समझ में आ रहा है कि सेंट्रल थीम यही है कि मीडिया जो है वो किसी भी आदमी को अननोन रहने नहीं देती है, उसको लोगों तक पहुंचा देती है। तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी तो ठीक है, होगा। मीडिया एंड नरेशन भी थोड़ा ठीक लगेगा, फैक्ट एंड एडवांटेज ऑफ मीडिया भी ठीक है। लेकिन मीडिया जो है किस प्रकार से आम आदमी को खास बना देती है, ये ज्यादा चर्चा में है। शायद इसी वजह से आंसर हम लोग कर सकते हैं क्या, 4 कर सकते हैं। चलिए अब बैक में जाके देखते हैं। सोशल का मतलब यही होता है इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन, मानव को और मानव बनाना। प्रिविलेज तो मैंने आपको बता ही दिया था। टोन बिल्कुल ही तार्किक है कि मीडिया का क्या सार्थक स्वरूप है और मीडिया कितना अच्छा आज हम लोगों के लिए हुआ है। तो कोई नेगेटिव बात तो है नहीं। साइंटिफिक है पैसेज कि साइंस का एक योगदान है इसमें, लेकिन हम सिर्फ साइंटिफिक बोल के निकल नहीं सकते हैं। पैसेज का थीम या टोन जो है काफी हद तक एक तर्क को प्रस्तुत करता है, मीडिया के सही चेहरे को प्रस्तुत करता है, इसलिए शायद एक इज द रेशनल इज द बेस्ट ऑप्शन। टाइटल यही होगा कि सोशल मीडिया का हम आज कैसे उपयोग कर रहे हैं और आज की जनरेशन कैसे इससे आगे बढ़ रही है। चलिए हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन 41 में क्या है, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम, हिट द नेल ऑन द हेड। ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित और काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है आपका, इसलिए आपको पता तो होना ही चाहिए। एकदम सही समय पर सही निशाना लगाना, ठीक है ना, एकदम सही। अब एकदम सही निशाना लगाना, एकदम सही काम करने का सेंस है। राइट को अंडरलाइन कीजिए, आंसर 4 कीजिए। अब इसमें कह रहा है कि ट्रिब्समैन यानी कि जान ही रहे हैं जनजातियां, खास करके अभी आप सुने होंगे कि जनजातियों को एकजुट करने के लिए, है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ अभियान भी चलाए गए थे। तो कह रहा था ट्राइब्समैन कॉशियसली केम। आप सबको पता है कि जब हम लोग कुछ, मान लो ये नदी का किनारा है, ठीक है, नदी का किनारा है। अब यहाँ पे हम कुछ गिरा उरा के चले गए। अब ये जो जनजातियां यहाँ पे खड़ी थी, है ना, झाड़ियों के पीछे कहीं पे, अब ये यहाँ से क्या है, देख रही है हम लोग को, और ये अब क्या करेगी, यहाँ पर आएगी और हमने जो गिराया है उसे लेकर के जाएगी। तो क्वेश्चन में ऐसे सेंस में क्या है, आगे आने का सेंस है। तो आगे आने का सेंस है तो क्या होगा, कम फॉरवर्ड होगा। इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। अब ऐसे भी देखो, कम आफ्टर तो यूज हम लोग करते भी नहीं है, कुछ आइडिया भी है इसका, नहीं सर, तो ये तो बेकार ही है। कम अफार थोड़े होता है, कम है तो इसका मतलब आना होगा, अफार तो दूर का सेंस लेके जा रहा है, तो गो फार हो सकता है, लेकिन कम अफार ये नहीं चलेगा। और कम हीड भी हमने गो हीड ही सुने हैं। तो ऐसा ऐसा वर्ड ही दिया है ना कि आप आराम से स्किप कर सकते थे, यार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कंफर्म आफ्टर का कोई टोन ही नहीं। 43 में आपके पास एक नरेशन फिर से था, हेड का नरेशन चेंज हम नहीं कर सकते हैं, तो हेड का हेड ही छोड़ सकते थे, या टीचर हम लोग को सिखाते हैं कि हेड का जब नरेशन चेंज करते हैं तो आप हेड और हेड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, V2 है। अब V2 को हेड प्लस V3 में बदलते हैं, तो डबल हेड आप कर सकते हैं। तो पहले देख लो, डबल हेड का ऑप्शन है तो आपके लिए बोनस होगा। जी बिल्कुल है, यहाँ पर तो 8 दे दिया तो कैंसिल कर दो, डबल हेड दिया तो आंसर कर दो, इसलिए आंसर फाइनली बी आएगा। चलिए अब इसमें 44 में क्वेश्चन है कॉमन एयर का एक, सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन हर पेरेंट्स गेट बैक फ्रॉम देयर ऑफिसेस। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन हर पेरेंट्स गेट बैक फ्रॉम देयर ऑफिस। मैंने कॉन्सेप्ट सारे बैचेज में पढ़ाया हुआ है, T1 T2। इसमें मैं सिखाता हूँ क्या कि अगर आपके पास दो घटना है, तो पहले जो घटित घटना होती है तो उसको हमेशा परफेक्ट टेंस पे रखना चाहिए आपको। पहले घटित घटना जो होती है उसको हमेशा क्या करना है, परफेक्ट टेंस में देना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दो घटनाएं हैं, उसमें पहले घटित घटना को पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, जो भी सिचुएशन के हिसाब से जरूरी हो उसको रखना है परफेक्ट टेंस में। और जो बाद में होगा उसको रखना है आपको किस में, पास्ट इंडेफिनिट या सीधे इंडेफिनिट टेंस आप कर सकते हैं, इसको रखना है इंडेफिनिट टेंस में। अब यही चीज यहाँ पे आप चेक करो, क्या लिख रहा है, सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम, यानी ये जो है वो घर पहले आ जाएगी और उसके जो मम्मी पापा हैं ये बाद में आएंगे। तो ये जो होना चाहिए था यहाँ पे होना चाहिए था परफेक्ट टेंस में, तो बिल के बाद यहाँ पे हैव चाहिए था
और रिटर्न में क्या चाहिए था, रिटर्न चाहिए था। तो आंसर हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, बाकी इसका स्पेशल मैं आप लोगों को एक वीडियो दे दूंगा और टेस्ट पेपर भी दे दूंगा T1 T2 का। इसलिए हम इसको कहेंगे कि इस पर हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक टेस्ट में आपको मिल जाएगा। एक टॉपिक टेस्ट हम क्रिएट करके दे देंगे T1 T2 का, कि कैसे कोई घटना जो होती है पहले हो रही है और कब दूसरी घटना बाद में हो रही है, और इस पर स्पेशल प्रैक्टिस सेशन करके आप इसको माइंड कर सकते हैं, मास्टर ऑफ इसका बन सकते हैं। लास्ट में मैंने आपको बस एक क्वेश्चन छोटा सा रखा है, जिसमें प्रीपोजिशन रिलेशन का एक मैंने दे दिया है क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आता रहता है, इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए कि परसिस्ट का मतलब होता है जारी रखना, प्रीपोजिशन इन लेता है। इंसिस्ट मतलब जोर देना, प्रीपोजिशन ऑन लेता है। डेसिस्ट मतलब कान पकड़ना, बाज आना, ये प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है। तो यहाँ पे टू गलत था। कंसिस्ट हमेशा ऑफ लेता है, किसी चीज का कोई चीज बना हुआ होता है तब हम इसको यूज करते हैं। तो फाइनली ये जो सेट नंबर 1 था आपका सीजल पेन्स का, वो फिनिश हुआ। आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, अपना फीडबैक अपने आप को दीजिए। और जो जो मैंने डायरीज आपको रखने के लिए बोली है, वो सारी डायरीज आप खरीद करके ला के रखिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के 2 बैचेज आने वाले हैं, जो 26 के बाद 27 तारीख से सीरियसली स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे फाउंडेशन में 7 AM में डेमो सेशन चल रहा था, 27 से इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरियसली पेमेंट के साथ में। तो जो भी बच्चे आप लोग के संपर्क में हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन दीजिए। और काफ़ी बेहतरीन बैच है। और क्रैश कोर्स का एक बैच 1500 रुपया में आ रहा है आपका 9 AM में, जिसमें आपको आउटर स्टूडेंट को 1500 रुपये चार्ज करने हैं। और जो ESCN रहेंगे, यानी कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट रहेंगे, उनको 1000 ही पेमेंट करना होगा इसके लिए। और इसमें हम लोग वो सारा चीज़ को रिवीजन करा देंगे, और जितना भी कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है, क्लोजेड पैसेज होता है, इसको भी मास्टर बनवा के भेजेंगे सबको वापस, है ना। बाकी ये फाउंडेशन बैच 7 AM का अब तक का सबसे बेस्ट बैच है, जिसमें इस बार इंक्लूजन में आपका स्पोकन सेशन भी है, और पर डे DPPP, है ना, होल ईयर रहेगा इसमें। और हर महीने में 4 टेस्ट होंगे हर वीक में, यानी कि एक टेस्ट होगा औसतन। और वो चारों टेस्ट में जो टॉप करेंगे, उनमें से टॉप 3 स्टूडेंट को डायरीज गिफ्ट में मिलेगी हमारी ओर से। साथ ही साथ आप लोगों को ये ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा इसमें। ऑनलाइन टेस्ट भी इस बार हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो बच्चों को देना ही होगा। और क्लास में सुबह एंट्री के समय उनको दिखाना होगा, जो जो टेस्ट जिस दिन अनलॉक होगा, उस दिन उन्होंने टेस्ट दिया या नहीं दिया। नहीं देंगे तो 2 दिन का क्लास उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो 2 दिन क्लास नहीं कर पाएंगे। इस बार कोई अब्सेंट फाइन नहीं है, 2 क्लास सस्पेंड कर दिया जाएगा उनको सीधे। ठीक है, सेशन आपको कैसा लगा नहीं लगा, हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और इंग्लिश के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप हैं, ये मान लीजिए। और हम आपके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जितना मेहनत हो सकेगा आपसे, उतना आप कीजिए, बाकी हम आपसे करवा लेंगे।